ठीक है, कोई आर्टरी एन्युरिज्म, मोस्ट कॉमनली पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एन्युरिज्म, और तीसरी जो थी वो अंकल हर्निएशन थी। तो ये हमारे पास कॉमन थी। और साथ अगर डायबिटिक हो तो उसमें एक्सटर्नल फाइबर्स जो हैं वो बचे रहते हैं, जो आइरस को और सिलियन मसल को सप्लाई करते हैं, और जो अंदर वाले सोमैटिक मोटर फाइबर्स हैं एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट वाले, वो अफेक्ट होते थे। उसके बाद हमारी अगली नेक्स्ट क्रेनियल नर्व है फोर्थ क्रेनियल नर्व। फोर्थ क्रेनियल नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व। अच्छा, अब ये नर्व सिंपल सी वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ क्रेनियल नर्व, जिसका दूसरा नाम, जिसको हम नाम कहते हैं जी ट्रॉक्लियर नर्व। ट्रॉक्लियर नर्व, ये जो फोर्थ क्रेनियल नर्व है, जो ट्रॉक्लियर नर्व है, ये हमारी एक ही चीज को नर्व सप्लाई दे रही है, एंड दैट इज आर मसल। ठीक है, वो कौन सा मसल है जी? सुपीरियर ऑब्लिक मसल। कल हमने पढ़े थे आई की मूवमेंट के मसल्स, तो उसमें हम लोगों ने कहा था कि एक हमारा सुपीरियर रेक्टस मसल था, एक हमारा इंफीरियर रेक्टस था, मीडियर रेक्टस था, लेटर रेक्टस था, सुपीरियर ऑब्लिक था, एंड इंफीरियर ऑब्लिक था। तो अब ये जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल है, अब इसको नर्व सप्लाई ट्रॉक्लियर नर्व करती है। अच्छा, इस मसल का काम क्या है? इस मसल का काम ये है कि ये हमारे आई बॉल को क्या करता है, हमारे आई बॉल को डिप्रेस एंड अबडक्ट, ये मूवमेंट लिखें, डिप्रेस एंड अबडक्ट। तो ये जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल है, ये आई बॉल की कौन सी मूवमेंट कराता है? सुपीरियर ऑब्लिक मसल। मैं दूसरी बुक खोल लूं जी। तो ये जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल है, ये क्या करता है जी? ये हमारे आई बॉल को डिप्रेस, ठीक है, एंड अबडक्ट, ठीक है, डिप्रेस एंड अबडक्ट। तो अब, या फिर आप सिंपल अल्फाज में याद रखें कि जब हम बुक रीड कर रहे होते हैं तो हम लोग ये सुपीरियर ऑब्लिक मसल यूज कर रहे होते हैं। हाँ, तो प्लीज माइक्रोफोन ऑफ कर दें, प्लीज माइक्रोफोन ऑफ कर दें जी। आवाज आवाज वीडियो क्लियर है डॉक्टर साहब? यस सर। यस अच्छा, चले। तो अब ये जो मसल है सुपीरियर ऑब्लिक मसल, सिंपल फंक्शन याद रखें, सबसे इजी यही है कि आप इस मसल की मदद से क्या करते हो? बुक रीड करते हो, या सीढ़ियां उतरते हो, या सीढ़ियां उतरते हो। जब आप सीढ़ियां उतरते हैं तो आपकी ये सुपीरियर ऑब्लिक मसल आपको हेल्प करता है, क्योंकि ये इस तरह हम नीचे देखने में मदद करता है ना, जिस समय ये नीचे देख रहा हूँ। पहले जब हम सीढ़ियां उतर होते हैं, कभी किसी ने सीढ़ियां उतरी हैं, मुंह ऊपर को उठाया हो, तो सीढ़ियां उतरी हैं, कभी उतरी जाती हैं जी ब्रो। मुंह ऊपर को उठाया हो, सीढ़ियां उतरी जाएंगी, यस और नो? नहीं ना उतरी जाएंगी। इसका मतलब आपको सीढ़ियां उतरने में, जब आप डाउन स्लोप नीचे आते हो, तो आपकी आंखें भी नीचे देख रही होती हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे जा रहे हो। या ये जो मेरे पास बुक है, मैं फॉर एग्जाम्पल ये बुक रीड कर रहा हूँ, तो मैं जो ये जो मेरी आंखें नीचे को हैं, ये बुक रीडिंग में मेरी जो है वो ट्रॉक्लियर नर्व जो है वो काम कर रही है, ठीक है। तो और सुपीरियर ऑब्लिक मसल काम कर रहा है, और ये लिखा भी इसी बुक पे हुआ है, ये वाला फंक्शन फर्स्ट एड पे नहीं लिखा हुआ। तो ये बुक जो है वो, इसको मैं रीड कर रहा हूँ, तो मैं ये इंज ना क्यों कि हूं केड़ा दसो केड़ा मसला है, इंज नहीं, इंज नॉर्मल जो पोजीशन होती है, ठीक है। तो इसलिए बुक रीडिंग में, सीढ़ियां उतरने में सुपीरियर ऑब्लिक मसल आपका काम करता है। और इसको नर्व सप्लाई जो हो रही है, दैट इज ट्रॉक्लियर नर्व। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रॉक्लियर नर्व एक ही मसल को सप्लाई कर रही है, और जो सिंपल आपका सुपीरियर ऑब्लिक मसल है। अब जिन लोगों की सुपीरियर ऑब्लिक मसल नर्व, अब ये जो सुपीरियर ऑब्लिक नर्व है, ये आपकी क्या करे अगर ये डैमेज हो जाए? अगर सुपीरियर ऑब्लिक ट्रॉक्लियर नर्व आपकी, तो सुपीरियर ऑब्लिक मसल पैरालाइज हो जाए, ट्रॉक्लियर नर्व अगर आपकी पालसी हो जाती है, ट्रॉक्लियर नर्व आपकी पैरालाइज हो जाती है, तो आपको क्या होगा? आपको सीढ़ियां उतरने में मसला होगा। तो पेशेंट अगर आपको ये आके कहता है कि डॉक्टर साहब मुझसे सीढ़ियां डाउन स्टेयर नहीं जाया जाता, सीढ़ियां उतरी नहीं जाती,
ठीक है, क्योंकि सीढ़ियां जब हमने नीचे उतरनी होती हैं तो हमें सी ऑब्लिक मसल का फंक्शन चाहिए, क्योंकि वो हमारी आईज को डाउनवर्ड मूव करता है। ठीक है, तो ट्रॉक्लियर नर्व डैमेज होगी तो एक पेशेंट को जो मेन कंप्लेन होगी वो क्या होगी, डाउन स्टेयर जो है वो पेशेंट को ट्रबल होगी। ठीक है, पेशेंट को सीढ़ियां उतरने में मसला होगा। अच्छा, उसके बाद पेशेंट को वर्टिकल डिप्लोपिया होगा। कल हमने पढ़ा था ना कि दोनों आंखें इधर को नहीं मूव करेंगी, इधर को नहीं मूव करेंगी, तो पेशेंट को वर्टिकल, जब वैसे कोई चीज नीचे देखेगा फिर उसकी विजन में प्रॉब्लम आएगा। साइडों पे ठीक देखेगा, क्योंकि साइडों में तो आपका ट्रॉक्लियर नर्व का काम ही नहीं है। जब वो ऊपर नीचे आई बॉल को करेगा तब उसकी विजन में प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए वर्टिकल डिप्लोपिया मतलब डबल विजन होगी। जब वो आंखें ऐसे ऊपर को करेगा नीचे को करेगा फिर उसकी विजन का प्रॉब्लम होगा। हॉरिजॉन्टल आई मूवमेंट में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वर्टिकल आई मूवमेंट में उसे प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए ट्रॉक्लियर नर्व डैमेज हो तो आपके पेशेंट को क्या होगा, जो आपकी वर्टिकल डिप्लोपिया वो होगा, डाउनस्टेयर जो है वो प्रॉब्लम होगा। और इसमें रिजल्ट क्या निकलेगा, ठीक है, इसमें रिजल्ट क्या निकलेगा कि आपकी जो आईज होंगी वो किस पोजीशन में पड़ी होंगी, आपकी आईज किस पोजीशन में पड़ी होंगी। ये देखेंगे, अब मैं आपको ट्रॉक्लियर नर्व बताता हूँ। ट्रॉक्लियर नर्व पाल्सी। अब ये देखिएगा, अब आपकी जब ट्रॉक्लियर नर्व पाल्सी होगी पेशेंट की आईज की पोजीशन जो है ना वो ये वाली होगी। तो दिखाता हूँ। अच्छा, एक तो ये लिखे, जब ट्रॉक्लियर नर्व पाल्सी होगी ना तो पेशेंट से जाहिर है नीचे देखा नहीं जाएगा, तो पेशेंट ने ना ऐसे सर भी ऐसे नीचे किया होगा नीचे देखने के लिए ना, तो पेशेंट का हेड भी टिल्ट होगा। अब वो हेड उसने इसलिए ऐसे टिल्ट किया हुआ है कि उसको एक जाहिर है एक आई का मसल तो मूव ही नहीं कर रहा, तो उसको वो अपनी सीढ़ियों से गिरने से बचने के लिए और अपनी विजन को ठीक करने के लिए उसे आईज दोनों आईज को अलाइनमेंट करने के लिए उसको हेड टिल्ट करना पड़ता है। इस तरह उसने सर टेढ़ा किया होगा, तो हेड टिल्ट किया होगा। तो जो हेड टिल्ट होगा वो अवे ऑपोजिट साइड पे होगा, जिस साइड की नर्व इंजर है हेड टिल्ट ऑपोजिट साइड। अब ये हेड टिल्ट लेफ्ट साइड पे है ना, इस पेशेंट का राइट साइड पे है, लेकिन नर्व इंजर इसकी लेफ्ट साइड की होगी। तो जिस तरफ हेड टिल्ट होगा ऑपोजिट साइड की ट्रॉक्लियर नर्व डैमेज होगी। तो 2-3 क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने, वो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर एक पेशेंट आपको आके कहे कि डाउन स्टेयर प्रॉब्लम है, बुक रीड करने में प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपर में आता है सीढ़ियां उतरने में मसला हो रहा है, तो आप कहोगे इट्स अ ट्रॉक्लियर नर्व इंजरी। ठीक है, और हेड पेशेंट का क्या होगा, वो टिल्ट होगा, हेड का सर का झुकाव एक तरफ होगा, और जिस तरफ सर टिल्ट होगा हेड टिल्ट होगा, लीजन जो होगा वो ऑपोजिट साइड पे होगा। जी ब्रोस, क्लियर है ट्रॉक्लियर नर्व इंजरी के? जी ब्रोस। यस Yes, सर। sir. उसके बाद अगर हम जो है वो, अच्छा इसका ना बाद में एग्जामिनेशन में आपको इन सारी नर्व्स का बताता हूँ एंड पे। अच्छा, उसके बाद क्या है जी कि ये जो हमारी आई जो होगी वो किस पोजीशन में होगी, मैं आपको आई बॉल दिखाता हूँ किस पोजीशन में। ये देखिए, अब इस पेशेंट की ये राइट फोर्थ नर्व पाल्सी है। अब आई बॉल इसका देखें आप, किधर को गया हुआ आई बॉल इसका, जी ब्रो, इसका आई बॉल किस साइड पे है, ये वाली आई बॉल अप एंड इनसाइड। आई बॉल जब फोर्थ नर्व पाल्सी होगी, क्योंकि फोर्थ नर्व का काम है आई बॉल को नीचे करना, ठीक है, और अबडक्ट करना, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। लेकिन जब फोर्थ नर्व पाल्सी होगी आई बॉल आपका अपवर्ड और अंदर की तरफ जाएगा। इसलिए जब आप किसी पेशेंट की आई ऐसे देखो, इसका हेड जब सीधा करोगे तो इस पेशेंट का आई बॉल जो होगा वो अपवर्ड एंड इनवर्ड, ठीक है, या इसको कह दो अपवर्ड एंड एडक्टेड। इस पोजीशन में पेशेंट का
आई बॉल होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक पेशेंट का आई बॉल अपवर्ड एंड एडक्टेड है और उसका हेड टिल्ट है लेफ्ट साइड पे, अब जाहिर है इसका आई बॉल इसकी राइट साइड पे डैमेज है, इसका हेड टिल्ट जो होगा वो लेफ्ट साइड पे होगा। तो हेड टिल्ट लेफ्ट साइड पे हो, डाउन स्टेयर प्रॉब्लम हो, आई बॉल अपवर्ड एंड एडक्टेड हो, मतलब अंदर की तरफ हो, एड हुआ, आई बॉल अपवर्ड एंड एडक्टेड हो, डाउन स्टेयर में प्रॉब्लम आए, ठीक है, और हेड टिल्ट हो लेफ्ट साइड पे, आई बॉल राइट साइड का अपवर्ड है, हेड टिल्ट लेफ्ट साइड पे, तो कौन सी साइड की नर्व पाल्सी होगी जी ब्रोस? राइट के लेफ्ट फोर्थ नर्व पाल्सी? राइट साइड। राइट साइड। ये ना हेड टिल्ट पे बड़े कंफ्यूजन होती है, तो जिस साइड पे हेड टिल्ट हुआ है नर्व इंजरी आपकी ऑपोजिट साइड की होगी, और जो जिस साइड की राइट फोर्थ क्रेनियल नर्व जो है वो डैमेज होगी, उस साइड का आई बॉल नीचे नहीं देख सकता, इसीलिए वो ऊपर चला जाता है और अंदर की तरफ चला जाता है, ऊपर एंड अंदर की तरफ, ये ऊपर और अंदर की तरफ आ गई। जी ब्रोस, क्लियर है सब लोगों को? आते में समा Yes, ये कौन सी sir. नर्व पाल्सी है? फोर्थ नर्व यस पाल्सी। सर। अच्छा, अब थर्ड नर्व पाल्सी में क्या था? पेशेंट की आई बॉल डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड था। वो क्या था? डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड आई बॉल हो, तो वो क्या आंसर लगाओगे? डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड थर्ड नर्व पाल्सी। फोर्थ नर्व पाल्सी में क्या होता है? आई बॉल अपवर्ड एंड एडक्टेड, इस पोजीशन में चला जाता है, दिस इज कॉल्ड ट्रोक्लियर नर्व इंजरी, और हेड टिल्ट जो होगा वो ऑपोजिट साइड पे होगा। जी ब्रोस, क्लियर? आगे चलें, आते मेरा Yes, sir. अच्छा, उसके बाद क्या है Yes. जी? उसके बाद है जी, उसके बाद है जी नेक्स्ट आपकी नर्व है ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व वेरी इंपॉर्टेंट नर्व। अच्छा, अब ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है ये आपकी फिफ्थ क्रेनियल नर्व है। ट्राइजेमिनल नर्व आपकी फिफ्थ क्रेनियल नर्व है। तो लिखें जी, ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है ये आपकी फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, और इस ट्राइजेमिनल नर्व के जो है वो इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स भी होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स भी होते हैं, मतलब ये हमारी स्किन से सेंसेशंस लेती भी है और हमारे मसल्स को भी सप्लाई करती है। तो ये मिक्स है, इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स भी है, इसमें हमारे मोटर न्यूरॉन्स भी हैं, इसलिए मिक्स नर्व है। अच्छा, अब ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है पहले नंबर पे, तो इसका जो है वो एक गैंग्लिया होता है, इसे कहते हैं सेंसरी रूट गैंग्लिया, ये जो येलो कलर में दिखाया हुआ है ये गैंग्लिया है, सेंसरी रूट गैंग्लिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिखे ना फर्स्ट, सेंसरी रूट, ये मोटा सारा जो ये गैंग्लिया है, GANGLI गैंग्लियन, तो ये सेंसरी रूट गैंग्लियन है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ ये सेंसरी रूट गैंग्लियन होता क्या बेसिकली। देखो, हमारी जो नर्व होती है, जो न्यूरॉन होता है ना, ये उसके एक्सॉन है, ये उसके एक्सॉन्स है। ये एक न्यूरॉन की होती है सेल बॉडी, तो जब ये सेल बॉडीज बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स की कहीं पे इकट्ठी हो जाती है ना, जब सेल बॉडीज इकट्ठी हो जाती है ना न्यूरॉन्स की कहीं पे, ये वो गैंग्लियन बनता है। ये बेसिकली ये गैंग्लियन किस चीज का बना होता है? सेंसरी न्यूरॉन्स की किस चीज का? सेंसरी न्यूरॉन्स के कौन से पार्ट का? सेल बॉडीज का। तो ये बेसिक, ये आगे आपको आगे मैं बताऊंगा फर्दर, अभी बस लिख लो कि ये जो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व है इसके ये सेंसरी न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज इकट्ठी हो जाती हैं, उसे हम कहते हैं गैंग्लिया। तो दिस इज गैंग्लिया नंबर 1। अच्छा, अब इसकी 3 नर्व्स होती हैं, ट्राइजेमिनल नर्व की 3 ब्रांचेस होती हैं, V1, V2, V3। V1 ऑप्थाल्मिक ब्रांच, V2 मैक्सिलरी ब्रांच, एंड V3 मैंडिबुलर ब्रांच। अच्छा, इसमें से जो पहली 2 हैं ऑप्थाल्मिक एंड मैक्सिलरी, ये सिर्फ सेंसरी हैं, इनका काम सिर्फ सेंसेशंस को कैरी करना है, कोई मसल्स की सप्लाई नहीं है। जो V1 है और जो V2 है इनका कोई भी फंक्शन मसल्स को सप्लाई नहीं है। V1 और V2 का फंक्शन एक ही है, दैट इज
सेंसेशंस को कैरी करना। जो V3 ब्रांच है ये मसल्स को भी सप्लाई करती है और ये सेंसेशंस भी कैरी करती है, इसलिए V3 जो ब्रांच है इसमें सेंसरी एंड मोटर दोनों होंगे। V1 और V2 ओनली सेंसरी होते हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो तो अच्छा, V1 ब्रांच सबसे पहले कहां से सेंसेशंस कैरी करती है? इसका कौन सा एरिया स्किन का जहां से आपके सेंसेशंस जो है वो कैरी करती है? अच्छा, सबसे पहले ये आपकी सेंसेशंस कैरी करती है ये फोरहेड वाला एरिया, अपर आईलेट, ये अपर आईलेट और उसके ऊपर ये फोरहेड वाला एरिया, ये सारा एरिया जो है वो इसी नर्व V1 नर्व जो ब्रांच है उसके अंदर से ये सिग्नल जा रहे हैं। तो हमारा फोरहेड का जो एरिया है, तो V1 नर्व जो V1 ब्रांच है वो सेंसेशंस कहां से कैरी कर रही है? वो सेंसेशंस कैरी कर रही है फोरहेड एंड अपर आईलेट, फोरहेड एंड अपर आईलेट, ठीक है, अपर आईलेट और आपका माथा, ये सारा एरिया। अच्छा, कौन सी सेंसेशन, मतलब ये मैंने टच किया, ये मैंने प्रेशर दिया, वाइब्रेशन, पेन, टेम्परेचर, हर तरह के सेंसेशन, वाइब्रेशन, टच, प्रेशर, पेन, टेम्परेचर, प्रोप्रियोसेप्शन तो चलो यहां पे नहीं आएगी, बस आप ये लिख लो जो जितनी भी सेंसेशन है, चेहरे पे सर्दी लगना, ये माथे पे सर्दी लगना, गर्मी लगना, पेन, टेम्परेचर, टच, प्रेशर, ये सारी सेंसेशन जाएंगी V1 ब्रांच के थ्रू। तो V1 ब्रांच क्या करती है? आपके माथे के ऊपर कोई चीज टच करती है, कोई दर्द होती है, कोई पेन होती है, ठीक है, ये सारी सेंसेशन आपकी V1 नर्व के थ्रू जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा V1 नर्व और कौन सी कहां से सेंसेशंस कैरी करती है? इसमें आपका स्कैल्प भी आता है, थोड़ा सा ये आपका स्कैल्प भी आता है, ये जो सर है, स्कैल्प का एरिया भी सेंसेशन में कैरी कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो आंखों में कॉर्निया है, ये जो कॉर्निया है, अभी आप देखना मेरी बात सुना गौर से। अब अगर मैं आपको ये बताऊं, मेरी बात सुनना, क्या मैं अपनी आंख में उंगली लगा सकता हूँ, टच कर सकता हूँ कॉर्निया के ऊपर? नहीं, तो टच करूंगा तो पूरी मेरी आंख बंद हो जाएगी। ये जो हमारा कॉर्निया है, ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया को भी सेंसेशंस कौन सारे कैरी करता है? कॉर्निया की भी सेंसेशंस कौन कैरी कर रहा है? V1 ब्रांच, ऑप्थेल्मिक ब्रांच। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, ये होता है ना कॉर्निया, आपका ये होता है ना, ये देखो कॉर्निया, ये देखो, ये जो वाला पार्ट होता है, ये पीछे तो आइरस होता है ना, जो ब्लैक एरिया है, ये सामने और ये कॉर्निया, ये सबसे बाहर। तो इसका मतलब ये जो वाला एरिया है सामने, ये ट्रांसपेरेंट एरिया, ये सारा कॉर्निया है। अगर मैं यहाँ पे हाथ लगाता हूं तो वो V1 नर्व जो है वो कैरी कर रही है। अच्छा, तो V1 नर्व का काम है आपके फोरहेड से, V1 नर्व का काम है आपके सर से, स्कैल्प से, V1 नर्व का काम है आपके कॉर्निया से सेंसेशंस को कैरी करना। तो अगर मैं आपसे कहूं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉर्निया पे टच करो, कौन सी नर्व ने सेंस किया है? जी ब्रोस, क्या लिखोगे? V1 कॉर्निया पे टच करो, V1 ब्रांच। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपसे सिंपल सी ये बात कहूं कि अगर मैं कॉर्निया पर टच कर रहा हूं तो पेशेंट, अगर मैं कॉर्निया पर टच करता हूं तो मेरी आई ब्लिंक हो जाती है, इसका मतलब इसे हम कहते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स। तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स में कौन सी नर्व का रोल है? V1 का, यस और नो? यस, V1 ब्रांच का। अच्छा, वो आगे रिफ्लेक्सेस हम बाद में करते हैं, ठीक है। तो कॉर्निया बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड। अच्छा, समटाइम ना पेपर में आता है, अच्छा V1 की भी आगे बहुत ज्यादा ब्रांचेज है, ऑप्थेल्मिक की भी आगे ब्रांचेज है। ऑप्थेल्मिक की कौन सी ब्रांच? अब ये आपको मैं बताता हूँ, ये ऑप्थेल्मिक नर्व है ना, इसकी आगे एक ब्रांच होती है नेजोसिलियरी ब्रांच, ये आपकी नेजोसिलियरी ब्रांच, ये देखना। अब ये आपकी V1 नर्व है ना, ये आपके ऑप्थेल्मिक नर्व है ना, V1,
अच्छा, V1 नर्व की आगे एक ब्रांच है नेजोसिलियरी ब्रांच, ये कॉर्निया को सेंसेशंस कैरी कर रही है। अगर आपसे वो पेपर में पूछ लेता है कि बताओ V1 V2 V3, आप कहोगे V1, लेकिन कॉर्निया को से जो एग्जैक्ट सेंसेशंस कैरी करने वाली ब्रांच है उस ब्रांच का नाम बताओ, क्योंकि आगे छोटी छोटी ब्रांचेस कही होती है। कौन सी ब्रांच लिखोगे? जी ब्रो, नेजोसिलियरी ब्रांच। तो नेजोसिलियरी ब्रांच आपकी क्या करती है? कॉर्निया से सेंसेशंस को कैरी करती है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, अगर आपको ट्राइजेमिनल नर्व की V1 ब्रांच हम डैमेज करेंगे तो इस सारे एरिया की नर्व सप्लाई, जो आपकी सेंसेशंस है, वो आपकी लॉस हो जाएंगी। उसके बाद है V2 ब्रांच। V2 ब्रांच, अच्छा, अब ये जो V2 ब्रांच है ये क्या करती है? ये जो V2 ब्रांच है ये आपकी, जिसको हम मैक्सिलरी ब्रांच कहते हैं, V2 ब्रांच, V2 नर्व, V2 ब्रांच, ये आपकी कहां पे सप्लाई करते हैं? V2 ब्रांच। अच्छा, अब ये देखो, V2 ब्रांच क्या करती है? ये आपके, ये मैक्सिलरी एरिया, ये वाला सारा एरिया, ये वाला सारा एरिया, और जो लोअर आईलिड है, ये नीचे वाला आईलिड, अपर आईलिड, और उससे ऊपर ऊपर कौन था? अपर आईलिड से ऊपर ऊपर कौन था? V1। ये नीचे वाला आईलिड, लोअर आईलिड, और ये आपका मैक्सिलरी एरिया, यहां से सेंसेशन कौन कैरी कर रहा है? जी ब्रो, यहां से कौन सेंसेशन कैरी कर रहा है? V2 V2 ब्रांच। तो V2 ब्रांच कहां से सेंसेशन कैरी कर रही है? आपकी मैक्सिलरी एरिया से। इसके अलावा ये जो ऊपर वाले दांत है, ऊपर वाले दांतों में, ये ऊपर वाले जितने भी जबड़ा है, जितने भी दांत है हमारे, ऊपर वाले सारे दांतों की जो पेन होती है वो कौन सी नर्व के अंदर से कैरी होके जाती है? अपर टीथ जितने भी हैं, ऊपर वाला जितना भी दांत है, जबड़ा जो है ऊपर वाला, तो इसका मतलब ये है V2 कि ये जो आपके दांत है, मैक्सिलरी नर्व, ये सारे आपके ऊपर वाले दांत जो हैं, इनको भी कोई पेन शेन होती है आपके ऊपर वाले दांतों में, तो वो भी कौन सी नर्व के अंदर जा रहा है सिग्नल? कौन सी नर्व के थ्रू जा रहा है? V2 के थ्रू। इसका मतलब आपके ऊपर वाले दांत सारे, क्योंकि ऊपर वाले दांत सारे मैक्सिलरी एरिया में आते हैं ना, तो मैक्सिलरी टीथ आपके, ठीक है, मैक्सिला वाले एरिया में जो फेस है आपका, ठीक है, और उसके बाद ये जो, अगर हम मुंह खोलें, ये अंदर से ये जो पैलेट है, पैलेट जो है, ये जो ये एरिया सारा, ये वाला एरिया सारा आपका, ये पैलेट वाला एरिया, यहाँ पे अगर आप टच करते हो तो ये सारा एरिया भी कौन सी सेंसेशन कैरी कर रही है? V2 ब्रांच। तो V2 ब्रांच कहां कहां से सेंसेशंस कैरी कर रही है? नंबर 1, मैक्सिलरी फेस, जो मैक्सिलरी टीथ, ठीक है, और आपकी पैलेट। इसके अलावा V2 ब्रांच आपकी नाक के अंदर से, नेजल कैविटी, आपके नाक के अंदर से, ये जो आपकी नेजल कैविटी है, नाक के अंदर से सेंसेशंस कौन कैरी कर रही है? V2। तो V2 नर्व आपकी नेजल कैविटी से। अच्छा, आप मुझे एक बात बताना गौर से, नाक के अंदर से कोई स्मेल को सेंस कौन करता था? नाक में स्मेल को सेंस कौन करता है? लेकिन नाक के अंदर कोई दर्द हो, नाक के अंदर कोई पेन हो, नाक के अंदर कोई जलन हो, ये कौन सी नर्व के थ्रू सिग्नल जाएगा? अगर नाक में कोई दर्द हो, कोई पेन हो, वो V2 के थ्रू जाएगा। अब ये पेपर का क्वेश्चन है। अगर मैं कहूं आपके नाक में जो स्मेल है, ये कौन सी नर्व कैरी करेगी? आप हो गया ऑल्फैक्टरी नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 1। लेकिन अगर आपके नाक में कोई जख्म हो जाता है और उसकी जो पेन हो रही है, वो कौन कैरी कर रहा है? वो ऑल्फैक्टरी नर्व नहीं कर रही। ऑल्फैक्टरी नर्व का काम है सिर्फ सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। लेकिन अगर कोई नाक के अंदर स्मेल के अलावा कोई सेंसेशन है, दर्द है, कोई टेम्परेचर है, वो V2 नर्व कैरी कर रही है। ये पेपर में याद रहेगा पॉइंट? जी ब्रोस? जी सर। अगर नाक में से स्मेल की सेंसेशन की बात हो तो वो आपकी ऑल्फैक्टरी ही आंसर होगा। लेकिन अगर आपके नाक में धुआं घुस जाता है, आपका नाक अंदर से जल जाता है, बर्न हो जाता है नाक अंदर से, ठीक है, नाक के अंदर कोई चोट लग जाती है, नाक के अंदर कोई
इन्फेक्शन हो जाता है, वो जो पेन हो रही है वो V2 कैरी कर रही है, वो ऑल्फैक्टरी कैरी नहीं कर रही। क्लियर है सब लोगों को? जी ब्रोस। ऑल्फैक्टरी नर्व यस सर। कहाँ से आपकी सेंसेशंस कैरी कर रही है? सॉरी, मैक्सिलरी नर्व V2 आपकी ये मैक्सिलरी फेस से, ये नाक के अंदर कैविटी से, ठीक है। उसके बाद आपके ऊपर वाले दांत और आपका जो पैलेट है, मुंह के अंदर जो दांतों के दरमियान जो एरिया पैलेट जो है, तो ये सारे एरिया से सेंसेशन है, ये V2 कैरी कर रही है। तो क्या V2 ने किसी मसल को सप्लाई किया? क्या V1 ने किसी मसल को सप्लाई किया? नो सर। नहीं, इसलिए नहीं, sir. टोटल क्या है? ये टोटल सेंसरी ब्रांचेस है। हाँ, अब आगे V3 ब्रांच। अब मैंडिबुलर नर्व की V3 ब्रांच, V3 ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच। अब ये जो V3 ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है, ये क्या करती है? ये आपकी इस एरिया को सप्लाई करती है। ये देखो, ये एरिया जो है वो आपका V3 का है, जो उसने हाईलाइट किया हुआ है। अच्छा, V3 नर्व कहां से सेंसेशंस कैरी कर रही है? सबसे पहले तो ये जो नीचे मैंडिबल है, ये जो मेरा दाढ़ी वाला एरिया है, ये दाढ़ी वाला एरिया जो है ये V3 का है सारा। तो मैंडिबुलर फेस, नीचे वाले दांत सारे, नीचे वाले मैंडिबुलर टीथ, जो क्योंकि नीचे वाले दांत सारे मैंडिबल बोन के अंदर है ना, नीचे वाले सारे दांत मैंडिबल बोन के अंदर है ना, तो नीचे वाले सारे दांत आपके, तो मैंडिबुलर टीथ, मैंडिबुलर फेस। उसके अलावा आपकी जुबान, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी जो टंग है, टंग, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी टंग है ना। अच्छा, ये जो टंग है ना, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एंटीरियर 1/3, मिडल 1/3, जुबान को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, तो 1/3, 2/3 और 3rd पार्ट। जो आपकी टंग का सामने वाले 2 हिस्से होते हैं, इसको क्या कह देंगे? इतनी जुबान, इसको क्या कह देंगे? एंटीरियर 2/3, एंटीरियर 2/3। ये जो 2/3 हिस्सा है ना आपकी जुबान का सामने वाला, इस पे कोई चीज सेंसेशन हो टेस्ट के अलावा, टेस्ट को छोड़ के, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, टेस्ट नहीं, मीठा, नमकीन, कड़वा, टेस्ट नहीं, इसके अलावा पेन, टेम्परेचर, ठंडा गरम, दर्द, कट लग जाए, चोट लग जाए, वो सारी सेंसेशंस आपकी जो टंग की सामने वाली 2/3 हिस्सा है, ये आपकी V3 ब्रांच कैरी कर रही है। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आए कि टंग का सामने वाला 2/3 हिस्सा, जनरल सेंसेशन, इसे कहते हैं जनरल सेंसेशन, टेस्ट को निकाल के बाकी सेंसेशन को हम कह रहे हैं जनरल सेंसेशन, कि जो जनरल सेंसेशन है, लाइक कोई टच है, कोई पेन है, कोई टेम्परेचर है, कोई ठंडा गर्म है, टेस्ट को निकाल के बाकी सेंसेशन को हम कह रहे हैं जनरल सेंसेशन। तो जुबान के सामने वाला 2/3 हिस्सा, उसकी सेंसेशन, टेस्ट को निकाल के कौन कैरी कर रहा है? जी ब्रोस, कौन कैरी कर रहा है? V3 नर्व। टेस्ट नहीं, अगर यहाँ पे टेस्ट की बात करोगे, वो 7वीं नर्व करेगी, फेशियल नर्व। वो फेशियल नर्व का काम है। जुबान के सामने वाले 2/3 हिस्सा, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, आज की पूरी क्लास का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, टेस्ट कौन कैरी करता है? फिर आप कौन सी नर्व लगाओगे? टेस्ट कौन कैरी करता है? फेशियल नर्व। फिर आप फेशियल नर्व लगाओगे। लेकिन एंटीरियर 2/3 टेस्ट को छोड़ के बाकी जो सेंसेशन है, जिसे हम जनरल सेंसेशन कह रहे हैं, जनरल सेंसेशन कौन कैरी करता है? V3 नर्व। V3 मैंडिबुलर नर्व। दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जाम। तो अब मैं आपसे सिंपल पूछूं, नीचे वाले दांत, नीचे वाला फेस, ठीक है, उसके बाद जनरल सेंसेशन फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग carried by, all sensations are carried by through which nerve? V3 नर्व। V3 नर्व, जिसे हम मैंडिबुलर नर्व कहते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? उसके बाद नेक्स्ट है जी कि ये आपकी V3 नर्व का काम है।
आप मुझे ये बताएं, V3 नर्व मोटर न्यूरॉन्स को भी सप्लाई करती है, मोटर नर्व्स को, मसल को भी। कौन से मसल मैंने आपको लिखवाए थे? ये जो जबड़े वाले मसल थे, जबड़े को ऊपर नीचे करने वाले मसल, जिसमें मैसेटर मसल था, टेम्पोरालिस मसल था, लेटरल टाइरिगॉइड एंड मीडियल टाइरिगॉइड। जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन मैंने आपको लिखवाए थे ना, 4 मसल थे, 4 मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। जी ब्रोस, Yes, sir. इनको भी नर्व सप्लाई कौन करता है? V3 ब्रांच। इसका मतलब कि जब मैं जबड़ा खोल रहा हूं, बंद कर रहा हूं, ये कौन सी नर्व काम कर रही है? जी ब्रोस, V3 नर्व काम कर रही है। तो ये जो आप मुंह खोलते हो रोटी खाने के लिए, और वो रोटी चबा रहे होते हो, बस कि अगली बुरकी आए, रोटी जोर जोर से चबा रहे होते हो, आपका नीचे वाला जबड़ा मूव कर रहा था ना। तो ये सारी आपकी कौन सी नर्व कैरी कर रही होती है, कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है मसल्स को? आपकी V3. V3 ब्रांच, ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बता दे, अगर मैं आपसे पूछूं जबड़े की मूवमेंट वाले मसल, ठीक है, मसल ऑफ मैस्टिकेशन, नर्व सप्लाई V3। नीचे वाले दांतों में कोई दर्द होता है, नीचे वाले दांतों में कोई दर्द होता है, वो दर्द कौन सी नर्व फाइबर्स कैरी कर रहे हैं? V3। एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग में टेस्ट के अलावा कोई दर्द, गर्म चीज, ठंडी चीज, कोई कट लग जाए, पेन, टेम्परेचर, टेस्ट को छोड़ के एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग V3। नाक के अंदर अगर बात आए, स्मेल के अलावा बाकी सेंसेशन कौन कैरी कर रहा है नाक की? V2। जी ब्रोस, क्लियर है? आतिफ का समझ? Yes, sir. अच्छा, ये है आपकी ट्राइजेमिनल नर्व, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहां पे अगर हमने ट्राइजेमिनल नर्व को चेक करना हो कि ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो, अच्छा एक और चीज, ये जो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व है, इसी यही आपकी कंप्रेस होती है। अच्छा, ये जो आपकी अच्छा वो मैं बाद में बताता हूँ। अच्छा, अब ट्राइजेमिनल नर्व अगर आपकी डैमेज हो गई, अगर ट्राइजेमिनल नर्व आपकी डैमेज हो गई, अच्छा तो अब होगा क्या? पहले नंबर पे तो अगर V1 लॉस होगी तो ये ऊपर वाली सारी सेंसेशन बढ़ जाएंगी। इसका मतलब अगर किसी पेशेंट की ट्राइजेमिनल नर्व डैमेज हो जाए, सबसे पहले क्या होगा? उसके सारे चेहरे की, V1 V2 V3 एरिया की, सारे चेहरे की एक साइड की, क्योंकि ट्राइजेमिनल नर्व एक राइट है, एक लेफ्ट है, दो नर्व्स है ना, तो जिस साइड की ट्राइजेमिनल नर्व लॉस होगी, उस साइड के ऊपर वाले हिस्से की चेहरे की, मिडिल हिस्से की, नीचे वाले हिस्से की, उस साइड की सारी सेंसेशंस क्या हो जाएंगी? जी ब्रोस, Paralyzed. लॉस हो जाएंगे। Yes. तो अगर आपके एक चेहरे की सारी सेंसेशंस लॉस हो जाए, एक चेहरे की सारी सेंसेशंस लॉस हो जाए, तो इसका मतलब कौन सी नर्व डैमेज है? फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व। उसके बाद ट्राइजेमिनल नर्व आपकी एक और काम भी कर, एक अच्छा इसके अलावा ट्राइजेमिनल नर्व अगर आपकी डैमेज हो जाती है तो आपका जबड़ा टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि जबड़े को जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है, जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है, जब वो आपके एक साइड के मसल्स पैरालाइज होंगे ना, मैस्टिकेशन वाले मसल्स, ये टैरिकॉइड मसल, टैरिकॉइड मसल एंड मीडियल टैरिकॉइड, लेटरल टैरिकॉइड, जब आपके ये मसल पैरालाइज होंगे ना, आपका जबड़ा टेढ़ा हो जाएगा, मुंह सीधा नहीं होगा, जबड़ा टेढ़ा हो जाएगा, जा डेविएट हो जाएगा। तो ये देखना, ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व जब आपकी डैमेज होगी तो पेशेंट का चेहरा जो होगा, जबड़ा जो होगा, वो टेढ़ा हुआ होगा। ये देखना, ट्राइजेमिनल नर्व डैमेज सेंटर। सबसे पहले दे रहे जी ब्रो, ये पेशेंट का जाट टेढ़ा हो गया, यस और नो? जाट टेढ़ा हो गया, वो मैं बताता हूँ। अच्छा नेक्स्ट लिखें। अच्छा, सबसे पहले क्या होगा? पेशेंट जो होगा उससे ये काम नहीं होगा, रोटी नहीं पूरी चबाई जाएगी, च्युइंग, रोटी नहीं चबाई जाएगी पूरी, नंबर 1। नंबर 2, जो जब जब आपकी ट्राइजेमिनल नर्व डैमेज होगी तो आपके पेशेंट को जो जा होगा वो क्या होगा?
वो आपका डेविएट होगा। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम ये करेंगे, हम पेशेंट को कहेंगे अपना मुंह ओपन करो, ठीक है? अच्छा, पेशेंट के मुंह के नीचे हाथ रख लेंगे ऐसे। अब मैं ये मुंह खोल रहा हूँ ना, ये देखो, तो मुंह नहीं खुलने देना। पेशेंट के जबड़े के नीचे आपने क्या रख लेना है? ये हाथ किसका? डॉक्टर का। और मैं पेशेंट हूँ। ये मेरे जबड़े के नीचे क्या हाथ रख लिया? अभी मेरा पोस्टर ने, ये मेरे जबड़े के नीचे हाथ रख लिया डॉक्टर ने, और मुझे कहा है कि मुंह खोलो। अब मैं मुंह खोल रहा हूँ, तो जब मैं मुंह खोलूंगा ना, जा ओपन करूंगा, एक तो अच्छा, बंदे के जहां सही तरह काम कर रहा हो तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि अच्छी खासा वो जोर लगा रहा है। एक तो डॉक्टर को फील होगा कि पेशेंट का जो जबड़ा है उसमें इतनी ताकत नहीं है। एक तो डॉक्टर को ये आइडिया होगा कि पेशेंट जो जबड़े से जोर लगा रहा है ना खोलने की, वो इतनी फोर्सफुल नहीं है। दूसरा, जब पेशेंट जबड़ा खोलेगा ना, तो जब मुंह खोलेगा ना, जब जा ओपन करेगा, जब जबड़ा नीचे करेगा, उस वक्त जबड़ा एक साइड पे हो जाएगा। बंद होगा तो बिल्कुल मुंह ठीक होगा। जब जबड़ा खोलेगा, बंद है तो चेहरा बिल्कुल ठीक है। जब उसने थोड़ा सा मुंह खोला ऐसे, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर एक साइड पे चला जाएगा। तो जहां कब डेविएट करेगा? जब पेशेंट जबड़ा खोलेगा। जब पेशेंट मुंह खोलेगा, जबड़ा नीचे आएगा, उस वक्त जबड़ा एक साइड पे चला जाएगा। बात समझ आई ब्रोस? ये देखो, ये इसने मुंह ओपन किया है, जहां ओपन किया है, ये माउथ ओपन किया, जबड़ा नीचे किया है, तो एक साइड पे शिफ्ट हो गया। तो जहां डेविएट कर जाएगा, जब आप पेशेंट को खोगे, आस्क द पेशेंट टू ओपन द जा, आस्क द पेशेंट टू ओपन द जा, ठीक है, और जा जो होगा विल डेविएट टुवर्ड द वीक साइड। जो साइड की नर्व डैमेज है उसी साइड पे जबड़ा जाएगा, सेम साइड पे। अगर राइट साइड की ट्राइजेमिनल डैमेज है तो जबड़ा राइट साइड की तरफ ही जो है वो खिसक जाएगा, क्योंकि दूसरी साइड के जो मसल होंगे वो जबड़े को पुश कर देते हैं दूसरी साइड पे। इसलिए जिस साइड की नर्व डैमेज होगी उसी साइड पे जहां जो होगा पेशेंट का जबड़ा जो होगा उसी साइड पे मूव करेगा, जिस साइड की नर्व डैमेज है। तो जी ब्रो, यहां तक क्लियर हुआ? आतिमा नजर समा? यस सर। Yes, sir. तो फिफ्थ नर्व डैमेज, एक तो एक साइड की सेंसेशंस लॉस हो जाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, और जिस साइड की सेंसेशंस लॉस होंगी, जब आप पेशेंट को कहोगे जाओ ओपन करो, उसका जबड़ा भी सेम साइड पे, इप्सिलेटरल साइड पे, सेम साइड पे डेविएट कर जाएगा, जिस तरफ की नर्व जो है वो डैमेज होगी। जी ब्रो, क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आप सब लोग अपने अपने यहाँ पे हाथ रखो और अपने दांतों को जोर से दबाओ। आपको अपने हाथों के नीचे मसल मूव करते नजर फील हो रहे हैं? दांतों को दबाओ। यस सर। ठीक सर। दोनों साइडों में फील हो रहे हैं ना आपको अपने हाथ के नीचे मसल? Yes, sir. यस सर। जिस पेशेंट की ये नर्व डैमेज होगी, उसकी एक साइड के हाथ के नीचे डॉक्टर को उसके मसल कॉन्ट्रैक्शन फील होगी। जिस साइड की नर्व डैमेज होगी उसके साइड, उसके ये मसल काम करेंगे, ये वाले मैस्टर मसल मैस्टिकेशन वाले? No, sir. नहीं। तो आप क्या करो, सिंपल, कि पेशेंट के इस साइड पे जहां पे मसल मैस्टिकेशन होते हैं, ये जो टेम्पोरालिस मसल है, यहाँ पे आप हाथ रखो और उससे को जोर से जो है वो अपने दांतों को बंद करे। तो आपको हाथ के नीचे मसल्स की मूवमेंट फील होगी। जिस साइड की नहीं हो रही होगी इस साइड का, उसका मतलब उस साइड की नर्व जो है वो डैमेज है। तो ट्राइजेमिनल नर्व कहां पे सप्लाई कर रही है? योर योर फेस, आपके चेहरे की सेंसेशंस को कैरी कर रही है। एंटीरियर टूथ और टंग से सेंसेशंस कैरी कर रही है, नाक के अंदर से सेंसेशंस कैरी कर रही है, दांतों की सेंसेशंस कैरी कर रही है, और कॉर्निया की सेंसेशंस कैरी कर रही है। अच्छा, और स्कैल्प की सेंसेशन। तो जब आपकी फिफ्थ नर्व डैमेज होगी, जिस साइड की नर्व डैमेज होगी उस साइड में, उस साइड की आपकी एक तो चेहरे की सेंसेशन लॉस होंगी, उस साइड के एंटीरियर टूथ और टंग की सेंसेशन लॉस होंगी, उस साइड की कॉर्निया का जो रिफ्लेक्स है वो लॉस होगा। ठीक है, कॉर्निया रिफ्लेक्स लॉस हो जाएगा क्योंकि आपकी V1 नर्व काम नहीं कर रही, कॉर्निया रिफ्लेक्स। और जो पेशेंट का जा होगा, जब वो ओपन करेगा जा, तो वो उसी साइड पे जा डेविएट होगा जिस साइड की नर्व डैमेज है, जिस साइड की नर्व डैमेज है।
दिस इज कॉल्ड ट्राइजेमिनल नर्व पाल्सी। जी ब्रोस, क्लियर आती है मेरा जोया समझ? जी ब्रोस। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद जी सब लोगों को यहाँ तक क्लियर है ब्रोस? Yes, sir. और दूसरा, आप पेशेंट का ना कॉर्निया रिफ्लेक्स भी चेक कर सकते हो। कॉर्निया रिफ्लेक्स, अभी ये ऑनलाइन क्लास में कुछ चीजें, ये देखो, ये कॉटन है ना, रुई है, ये कॉर्निया पे टच करेंगे ना, तो अगर V1 नर्व काम कर रही होगी तो पेशेंट की आंख उसी वक्त बंद होगी ना। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कोई चीज टच करता हूँ, ये उसी वक्त आई बंद हो जाती है, इजंट इट? जी सर। Yes. उसी वक्त मेरे आई ब्लिंक हो जाती है ना, जैसे मैं ये कॉर्निया को टच करता हूँ उसी वक्त आई ब्लिंक हो जाती है। दिस इज कॉल्ड कॉर्निया रिफ्लेक्स। क्या आप हल्का सा कॉर्निया को टच करो, आपका फौरी आई ब्लिंक हो जाती है। ये आगे हम पढ़ते हैं बाद में। ये जो कॉर्निया को टच किया है, ये V1 नर्व की वजह से सेंसेशन, लेकिन जो आंख ब्लिंक हुई है, ये जो आई बंद हुई है, ये सेवंथ नर्व की वजह से हुई है। जो ब्लिंकिंग हुई है वो सेवंथ नर्व की वजह से हुई है, लेकिन जो टच किया था, जो सिग्नल गया है ब्रेन को, वो V1 नर्व की वजह से गया है। तो इसका मतलब जब मैं कॉर्निया को हल्का सा टच करूंगा तो मेरा फौरी आई ब्लिंक करेगी, ये कॉर्निया रिफ्लेक्स है। तो जिस पेशेंट का कॉर्निया रिफ्लेक्स लॉस हो गया है, इसका मतलब उसकी V1 नर्व क्या है? सेंसेशंस कैरी, जीरो सेंसेशंस कैरी नहीं कर रही। दिस इज कॉल्ड ट्राइजेमिनल। जी ब्रो, यहां तक क्लियर आती मेरा जोया सामा? Yes. जा का ना ऐसा जो इतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, इसलिए मैंने बताया नहीं। जी ब्रो, क्लियर? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद बाकी जो अगर रिफ्लेक्सेस कराऊंगा ना उसको बता दूंगा। ट्राइजेमिनल नर्व पाल्सी में सर ये तीनों ब्रांचेस इफेक्ट होंगी या मतलब किसी एक ब्रांच की पाल्सी भी हो सकती है? कोई एक ब्रांच भी हो सकती है, तीनों भी हो सकती है। लेवल ऑफ नर्व इंजरी, कि नर्व इंजर कहां से हुई है, काज क्या है, ठीक है। V1 भी हो सकती है, किसी की V2 हो सकती है, तो किसी की V3, और पूरी नर्व भी डैमेज हो सकती है। अच्छा, अब आगे क्या है जी, ये जो आपकी हाँ, अब एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, आगे लिखेंगे। तो इसका मतलब अगर हम इस पूरे लफ्ज को, जिस साइड की ट्राइजेमिनल नर्व डैमेज होगी उस साइड का आधे चेहरे की सेंसेशंस क्या आ जाएंगी? पूरा आधा चेहरा एक साइड से Paralyzed. हेमी एनेस्थीसिया। क्या लिखो? हेमी एनेस्थीसिया। आधा चेहरा एक साइड से सेंसेशन लॉस है, हेमी एनेस्थीसिया आ जाएगा। हेमी से मुराद हाफ, एनेस्थीसिया से मुराद कोई भी सेंसेशन नहीं फील हो रही, हेमी एनेस्थीसिया। उसके बाद आगे लिखो, आगे लिखो जी। उसके बाद एक और चीज मैं आपको लिखानी है। हाँ, एक और ना छोटा सा हेमी एनेस्थीसिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये ना एक आपके कानों के मसल को भी सप्लाई करती है। आपके मिडल ईयर में एक मसल होता है, उसका भी नाम लिख लो। उस मसल का नाम है टेंसर टेम्पेनी मसल, टेंसर टेम्पेनी मसल। अच्छा, ये जो टेंसर टेम्पेनी मसल है, ये हम लोग कान की एनाटॉमी में पढ़ेंगे। ये देखो, ये मिडल ईयर है, ये टेंसर टेम्पेनी मसल है। ये हमारा जो कान का पर्दा नहीं होता, ये जो कान का पर्दा है, ईयर ड्रम, ये देखो उसके साथ बोन्स है, उसके साथ ये टेंसर टेम्पेनी मसल है। अच्छा, ये इस मसल को भी नर्व सप्लाई जो है वो फिफ्थ V3 ब्रांच करती है, क्योंकि V3 है ना जो बस मसल्स को कर रही है। V1 और V2 तो सिर्फ सेंसेशन कैरी करती है। तो V3 जो नर्व है, ये जो हमारा एक मसल होता है मिडल ईयर में, टेंसर टेम्पेनी मसल, इस मसल को भी V3 नर्व डैमेज, इसको भी V3 ब्रांच सप्लाई करती है। अच्छा, जब V3 नर्व डैमेज होगी, क्या आपकी कानों के सिम्टम आने चाहिए? जब ट्राइजेमिनल नर्व डैमेज होगी, क्या कानों को कोई सिम्टम आना चाहिए कि नहीं? इस मसल का कोई ना कोई Yes, काम तो होगा ना कानों में, आना चाहिए। अच्छा, क्या सिम्टम आएगा? पेशेंट को आवाज कम सुनाई देगी। जिस साइड की ट्राइजेमिनल नर्व, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, आपको आपके कानों में मेरी जो आवाज आ रही है दोनों साइडों पे इक्वल है, लेकिन जिस साइड की ट्राइजेमिनल नर्व डैमेज हो, अगर उस साइड की
कान में जो आवाज होगी वो कम सुनाई देगी। आप कहोगे यार मेरे लेफ्ट कान में तो आवाज ठीक आ रही है, राइट कान में मेरी आवाज ऐसे लगेगा जिस तरह राइट साइड की हैंड्री खराब है, आवाज पूरी नहीं आ रही। तो इसे क्या कहेंगे? हाइपरक्यूसिस। इसे क्या, इस वर्ड को क्या कहते हैं? कम आवाज आना, कम सुनाई देना, हाइपरक्यूसिस, हाइपरक्यूसिस। ठीक है, बस नेट ही चला गया। एक्सक्यूज मी सर, सर ये टिनाइटस में भी आवाज कम हो सकती है? नहीं, टिनाइटस में तो ना घंटियां बजती हैं कानों में, टिनाइटस इज अनदर थिंग। लेकिन टिनाइटस की अगर कोई काज ऐसी है तो उसमें आपकी हियरिंग लॉस हो सकती है। टिनाइटस तो सर एक सिम्टम है, टिनाइटस, टिनाइटस तो एक बट सिम्टम है ना। सर इसका ट्रीटमेंट क्या है टिनाइटस का? ट्रीटमेंट टिनाइटस का यही है कि अगर तो कोई काज मिलती है तो ठीक है, अगर कोई काज नहीं मिलती तो पंखा चला के सो जाओ, हल्का हल्का पंखा की करता रहे नहीं आपके सर, कानों में। मुझे कुछ 7 ईयर्स से ना ये इसके सिम्टम्स हैं ना, तो मैंने कहा आज आपसे इसका ट्रीटमेंट पूछ लेती हूँ, वरना वही इसका हल पंखा एक तो ही है। मैं चला देती हूँ। हाँ, पर इसका हल यही होता है, अपने कान के पास कोई ऐसी चीज रखें जो टिक 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 करती रहे, आपका ध्यान उस तरफ रहे। बाकी इसकी ये थेरेपीज सर होती नहीं हैं तो टिनाइटस की। बिल्कुल ठीक है, इसका तो वो सर हम, बहुत शोर इसका सुनाई देता है। हाँ, इसकी पहले तो आपने कोई अंडरलाइन काज है, इसकी वो 15-20 लिस्ट है इसकी काजेज में। ठीक है, अगर कोई अंडरलाइन काज नहीं ओके मिलती सर। तो फिर इसमें आप जो है वो यही अपने इर्द गिर्द रात को बिल्कुल कमरा में सन्नाटा ना हो ना, कोई चीज टिक टिक करती रहे ताकि आपका ध्यान दूसरी तरफ रहे। अच्छा, उसके बाद सर है जी, इससे ब्रेन तो डैमेज नहीं होगा ना? नहीं 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 नहीं, डिपेंड करता है काज क्या है, आपने अगर काज रूलर नहीं ओके कोई। सर। अच्छा, उसके बाद है जी हाइपरक्यूसिस, ज्यादातर ये आइडियोपैथिक होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है जी ये सॉरी हाइपरक्यूसिस, ये तो था हाइपरक्यूसिस। तो पेशेंट को उस कान में जो आवाज होगी वो कम सुनाई देगी। ठीक है, तो पेशेंट को उस कान से क्लियर सुनाई नहीं देगा, जिस साइड की ट्राइजेमिनल नर्व की V3 ब्रांच डैमेज होगी, बिकॉज ये नर्व आपकी किसको सप्लाई कर रही है? ये नर्व आपकी सप्लाई कर रही है टेंसर टेम्पैनी मसल को। जी ब्रो, सब लोगों को क्लियर है यहां तक ट्राइजेमिनल नर्व का? यस सर। Yes, sir. अब आपको ना मैं ट्राइजेमिनल नर्व से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन बताता हूँ क्लिनिकल। ये जो ट्राइजेमिनल नर्व का सेंसरी गैंग्लिया है, ये सेंसरी गैंग्लियन जो है, सेंसरी गैंग्लियन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ये आपको पता है आपका ये गैंग्लिया जो है, ये आपका ये ट्राइजेमिनल नर्व का जो गैंग्लिया मैंने आपको बताया, ये वाला जो गैंग्लिया है, इसके अंदर ना एक वायरस छुप जाता है, जाकर छुप के बैठ जाता है। वो कौन सा वायरस है? चिकन पॉक्स वाला। आप में से जिसको चिकन पॉक्स कभी बचपन में निकले हो, आपका वायरस आपकी बॉडी में पड़ा है। उस चिकन पॉक्स के वायरस का नाम है वेरिसिला ज़ूस्टर वायरस, VZV वायरस, VZ वायरस, वेरिसिला ज़ूस्टर वायरस। अच्छा, अब ये जो वेरिसिला ज़ूस्टर वायरस होता है, ये चिकन पॉक्स काज करता है। ये जो वेरिसिला ज़ूस्टर वायरस होता है, ये चिकन पॉक्स काज करता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, अब मेरी बात सब सुनिएगा गौर से, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जाम। अच्छा, अब ये जो वायरस है, चिकन पॉक्स निकले हमें बचपन में, कुछ नहीं करते चिकन पॉक्स में, सिर्फ पैनाडॉल सिरप, बस बुखार उतरता है और ठीक हो जाता है बच्चा। चिकन पॉक्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है ना, खुद ब खुद ही ठीक होते हैं। बस आपने बुखार वाली दवाइयां देनी है ताकि बच्चे को झटके न लगे ना, क्योंकि बच्चों में जब बुखार तेज होता है तो फिट्स होते हैं ना, झटके लगते हैं। तो ना आपने कोई झटकों की दवाई देनी है ना फिट्स की दवाई देनी होती है, बस आपने बुखार उतारना है और माँ को काउंसिल करना है कि ये चिकन पॉक्स है, इसमें कोई हम एंटीवायरल ड्रग नहीं देते, इसमें हम कोई और एनसेड नहीं देते, ब्रूफन श्रूफन नहीं देते, सिर्फ पैनाडॉल सिरप देना है, बुखार उतारना है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा, उसके बाद चिकन पॉक्स हुआ, ठीक हो गया। मुझे मेरा ख्याल है मुझे अभी तक चिकन पॉक्स नहीं हुआ लाइफ में कभी। तो आप में से जिसको भी हुआ है, आपकी बॉडी में वायरस पड़ा है, मे भी वो वायरस इस ट्राइजेमिनल नर्व के अंदर छुप के बैठा हो, सारी जिंदगी बैठा रहे, सारी जिंदगी वायरस बैठा हुआ इस गैंग्लिया में। जब आपकी कभी इम्यूनिटी कम हो, जब आपकी इम्यूनिटी कम होगी, ये वेरिसिला ज़ूस्टर वायरस
निकलेगा वहां से और V1 ब्रांच के अंदर के जरिए आएगा और आपके चेहरे पे दोबारा दाने निकल आएंगे। तो आपके चेहरे पे दाने निकलेंगे। V1 नर्व कहां पे सप्लाई करती है? इसी एरिया में निकलेंगे ना दाने जी ब्रो, जहां पे V1 करती है नर्व। तो ये नर्व ये वायरस क्या करेगा? जिनको चिकन पॉक्स हुआ है उनका ये वायरस गैंग्लिया में माइट भी पड़ा हो, जरूरी नहीं है इस गैंग्लिया में, बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन अगर इस गैंग्लिया में हुआ, ट्राइजेमिनल नर्व के गैंग्लिया में हुआ, तो जब ये वायरस आपका एक्टिवेट होगा, जिंदगी में अभी हो जाए, 2 साल बाद, 10 साल बाद, जब आप 50 साल के हो, 60 साल के हो, जब आपकी इम्यूनिटी कम होगी, जब भी आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होंगे, आपका ये वायरस एक्टिवेट होगा दोबारा, वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस। ये वायरस एक्टिवेट होके V1 नर्व के थ्रू आएगा, V1 नर्व के थ्रू आएगा, कॉमनली, मोस्ट कॉमनली V1 नर्व के थ्रू आएगा। और जो जिस एरिया में V1 नर्व सप्लाई कर रही है, उस एरिया में दोबारा आपको पानी वाले छाले बन जाएंगे, पानी वाले दाने बन जाएंगे। ये बात समझ आई मेरी सब लोगों को? जी ब्रो, उसे क्या कहते हैं? जब ये वायरस दोबारा एक्टिवेट होता है ना, चिकन पॉक्स वाला वायरस, इसे हम जब दोबारा एक्टिवेट होता है, फिर इसे हम कहते हैं हर्पीज ज़ोस्टर। फिर इस डिजीज को हम क्या कहेंगे? शिंगल्स या हर्पीज ज़ोस्टर। ये देखो, हर्पीज ज़ोस्टर। हर्पीज ज़ोस्टर क्या है? ये पानी वाले दाने से निकलना, ये पानी वाले छाले से निकलना, ठीक है? इसे कहते हैं पानी वाले दानों को कहते हैं वेजिकल। वेजिकल, VESICLE, पानी वाले दाने को कहेंगे वेजिकल। तो आपको छोटे छोटे, बहुत ज्यादा गुच्छे की शक्ल में, देखो एक ही जगह पर बहुत ज्यादा छोटे छोटे पानी वाले दाने बने होंगे, वेजिकल्स निकलेंगे। ये कहीं पे भी निकल सकते हैं। हम पढ़ लें ट्राइजेमिनल में, दीज पानी वाले छोटे छोटे दाने। सेकंड टाइम, अब इसे चिकन पॉक्स नहीं कहोगे, चिकन पॉक्स कहोगे जब पहली दफा वायरस इंफेक्शन करता है ना, वो चिकन पॉक्स होता है। जब दूसरी दफा वायरस दोबारा एक्टिवेट होता है, उसे हर्पेस ज़ोस्टर कहते हैं, उसे चिकन पॉक्स नहीं कहते। पहला तो ये पॉइंट क्लियर कर लेना। चिकन पॉक्स होता है फर्स्ट टाइम इंफेक्शन पे। ये वायरस ने चिकन पॉक्स किया, हो गया, चिकन पॉक्स नहीं, अब आपको निकलेंगे। अब आपको जो सेकंड टाइम जब ये वायरस दोबारा आपकी बॉडी में एक्टिवेट होगा, जिसने पहले जिंदगी में कभी आपको चिकन पॉक्स किया था, सेकंड टाइम जब ये वायरस एक्टिवेट होगा, तो उसको हम कहेंगे हर्पेस ज़ोस्टर या शिंगल्स, ठीक है? तो ये पानी वाले दाने निकलेंगे, ये पानी वाले छाले से निकलेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं V1 नर्व में, तो हर्पेस ज़ोस्टर किस नर्व के लेवल पे हमने निकालना है? V1 नर्व के लेवल पे। ये इस तरह चेहरे पे, ये चेहरे पे आपको दाने नजर आ रहे हैं, पूरी आंख इन्वॉल्व, और अच्छा एक ही साइड पे होंगे, अब या राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, क्योंकि V1 नर्व या राइट साइड की इन्वॉल्व होगी या लेफ्ट साइड की होगी, बहुत कम होगा कि दोनों साइड होगी। इसलिए अगर राइट साइड की V1 होगी तो फिर राइट साइड के चेहरे पे माथे पे दाने निकलेंगे, अगर लेफ्ट साइड की V1 होगी तो फिर लेफ्ट साइड के निकलेंगे। बात समझ आ गई जी ब्रो? तो ये पेशेंट को क्या निकला हुआ है? ये वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस एक्टिवेट हो गया है। दिस इज हर्पेस ज़ोस्टर, जो V1 ब्रांच जहां पे सप्लाई कर रही है, उस एरिया में आपको ये सारे पानी वाले दाने नजर आ रहे हैं, वेजिकल्स नजर आ रहे हैं। बात समझ आ गई कि मैं ही खपे? Yes, sir. जी सर। जी ब्रो, बात समझ आई है? Yes, sir. ये देखो, ये एक ही साइड, दूसरी साइड बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस साइड की V1 इफेक्ट नहीं ना हुई, ये एक साइड की V1 इफेक्ट होगी। तो ये सारे वेजिकल्स निकले हुए हैं, और इवन आंख भी इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि V1 नर्व हमारी आंख को भी तो सेंसेशंस कैरी करती है ना। ये देखो, हमारी आई, हमारा फोरहेड, इस एरिया में किसी बंदे के आप पानी वाले दाने निकले देखो, दैट इज हर्पेस ज़ोस्टर, ठीक है? अच्छा, इसको हम क्या कहेंगे? हर्पेस ज़ोस्टर तो पूरी बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन जब V1 नर्व के लेवल पे हर्पेस ज़ोस्टर होगा ना, इसे हम कहेंगे हर्पेस ज़ोस्टर ऑप्थेल्मिकस, मतलब जब V1 ब्रांच इन्वॉल्व होगी। तो आई होप सो आप सबको बात बताने के मतलब समझ आ गया। दिस, ये देखो एक साइड पे छोटे छोटे पानी वाले दाने, दिस इज हर्पेस ज़ोस्टर, लेकिन V1 नर्व अफेक्ट हुई है। दिस इज हर्पेस ज़ोस्टर ऑप्थेल्मिकस, जो कि वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस एक्टिवेट हुआ है, जो कि आपका पड़ा था ट्राइजेमिनल नर्व के गैंग्लिया में, जिंदगी में पहले कभी आपको जब चिकन पॉक्स हुए थे, तब से ये वायरस पड़ा था। जी ब्रो, क्लियर है? जी Yes, sir. Yes, sir.
होगा जब ट्राइजेमिनल नर्व की पाल्सी होगी। ऊंची बोले जरा। जी बोले तो क्या कह रहे हैं, ऊंची बोले। तो जी वायरस गैंग्लियन से तब भी एक्टिवेट होगा जब ट्राइजेमिनल नर्व की पाल्सी होगी। नहीं नहीं नहीं, वायरस तो वैसे ना भी हो ट्राइजेमिनल नर्व की पाल्सी, वायरस एक्टिवेट हो सकता है। अच्छा अब उसके बाद होगा क्या? अच्छा उससे ये देखो, ये हर्पेस जोस्टर, मैं बार बार पिक्चर्स आपको दिखा रहा हूँ, आपके ज़हन में बैठ जाए। जब एक साइड की V1 ब्रांच इन्वॉल्व हो, आपके ज़हन में आ जाना ये दिस इज हर्पेस जोस्टर, दिस इज वेरिसिला जोस्टर वायरस इन्फेक्शन, दिस इज हर्पेस जोस्टर ऑप्थाल्मिकस ड्यू टू रीएक्टिवेशन ऑफ द वेरिसिला जोस्टर वायरस, जो कि लेटेंट था। ये वायरस कहाँ पे लेटेंट कहते हैं? छुप के बैठा हुआ है, चुप करके बैठा हुआ है। ये वायरस कहाँ पे लेटेंट था आपके? कहाँ पे लेटेंट था? ट्राइजेमिनल नर्व के गैंग्लियन में। अच्छा अब आपको एक और बात बताता हूँ, सब लोग मेरी बात सुन लो। ये आज की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ होल वीक, होल मंथ, पूरे महीने में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम चूज करें तो ये वाला है। आपको दुनिया के हर पेपर में आएगा। अच्छा उसके बाद आपको हर एग्जाम में आएगा। हो ही नहीं सकता कि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आए। अच्छा अभी पेशेंट के ना, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मुझे हर्पेस जोस्टर निकलना है। आपको मेरे चेहरे पे दाने नजर आ रहे हैं? अभी कुछ नजर आ रहा है मेरे चेहरे पे? नो सर। नहीं, लेकिन कई लोग समटाइम ये वायरस ना, दाने तो निकलने हैं, लेकिन कुछ लोगों को दाने निकलने से पहले ही वो डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब हमारी यहाँ पे ना स्किन में पेन बहुत हो रही है, हमारे यहाँ पे ना जलन बहुत हो रही है, बर्निंग हो रही है। डॉक्टर चेक करता है, कुछ भी नहीं है। वो कई लोगों को दाने निकलने से पहले, कई दिन पहले उस एरिया में क्या होने लग जाती है? जिब्रोस, बर्निंग, पेन, और दर्द इतनी ज्यादा होती है कि पेशेंट चीखे मारते हैं। ये पेशेंट चीखे मारते हैं दर्द से, इतनी सीवियर पेन होती है। जी ब्रो क्लियर? पेशेंट का ये एरिया, अभी दाने नहीं निकले होते, वहां पे पहले पेन होने लग जाती है। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूँ, यार ये देखना मेरे चेहरे यहाँ पे ना, मेरे बहुत ज्यादा मेरे दर्द हो रही है, मुझे इसका मतलब क्या निकलने वाले, माइट भी क्या निकलने वाले हैं इस एरिया में? हर्पेस जोस्टर निकलने वाला है, अपेयर होने वाला है। क्या इसमें एंटीवायरल देंगे? यस, इसमें एंटीवायरल दोगे। एंटीवायरल नहीं दोगे तो नुकसान होगा। इसमें एंटीवायरल दोगे, एक साइक्लोविर। इस तो हर चिकन पॉक्स, हालांकि ये वायरस सेम है, चिकन पॉक्स में कोई एंटीवायरल नहीं देते, लेकिन जब ये हर्पेस जोस्टर होता है तो आप ड्रग ऑफ चॉइस कौन से लगाओगे? जी ब्रोस जल्दी से बता दो। ए साइक्लोविर, वेलसाइक, जो भी लिखी हो, वेल ए साइक्लोविर, ठीक है, जो भी, ये दोनों में से जो भी लिखी हो, ये आपकी जो है वो कितने गई, ये फेमसिक्लोविर, ये तीनों में से कोई भी दवाई लिखी हो पेपर में, ठीक है। तो एसाइक्लोविर, वेलसाइक्लोविर, फेमसिक्लोविर, दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ये आपने स्टार्ट कर देनी है जब पेशेंट को ये रैशेस अपेयर हो, ठीक है, ये वेसिकल्स अपेयर हो। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जाम। अच्छा इस आपको पता है ये दाने ठीक हो जाएंगे 15-20 दिन, महीने बाद, लेकिन उस एरिया में दर्द ठीक 4-4 महीने तक दर्द नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल अब फर्ज कर लो मुझे दाने निकल के ठीक हो गए, लेकिन मेरे एरिया में, इस एरिया में दर्द जो है, दाने, ये मेरा हर्पेस जोस्टर से निकला था 2 महीने पहले, लेकिन पेशेंट को उस एरिया में दर्द बड़ी लंबे अरसे तक परसिस्ट करता है, दर्द वहां पे रहता है। तो कई लोगों को तो दर्द कई कई साल रहता है, वहां पे दर्द ही खत्म नहीं होता। तो जब 4 महीने तक इसका दर्द रह सकता है, दाने खत्म हो जाएंगे, पानी वाले दाने खत्म हो गए, लेकिन उस एरिया की दर्द खत्म नहीं होती, ठीक है। तो वो आपकी 4 महीने तक दर्द जाएगी। लेकिन अगर 4 महीने गुजर गए और उस एरिया की दर्द आपकी नहीं गई, उस एरिया की दर्द आपकी नहीं गई, 4 महीने गुजर गए, अगर 4 महीने से ज्यादा पेन रहे इस एरिया में, फिर हम कहेंगे पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया। फिर इस एरिया दर्द जो खत्म नहीं हो रही, फिर हम 4 महीने के बाद हम पेशेंट को लेबल कर देंगे कि 4 महीने हो गए हैं, 4 महीने पहले से हर्पेस जोस्टर हुआ था, लेकिन अभी तक पेन खत्म नहीं हो रही, 4 महीने से जब ज्यादा होगा, दिस इज कॉल्ड पोस्ट हर्पेटिक। उस एरिया में दर्द जब खत्म ना, दिस इज कॉल्ड पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया।
अच्छा, फिर अगर जिन लोगों की फिर दर्द खत्म ना हो रही हो, फिर उन्हें दर्द के लिए हम क्या देते हैं जी ब्रोस? गाबा, गाबा पेंटिन, गाबा, गाबा पेंटिन, प्रीगाबालिन, ये ड्रग्स लिखो, ये फिर दर्द के लिए देंगे। प्रीगाबालिन कितने गई? प्रीगाबालिन, एमिट्रिप्टालिन, सर ये ठीक है। न्यूरोपैथी में भी देता है ना? दिस इज न्यूरोपैथी, ये न्यूरोपैथी हुई है, जो दर्द खत्म नहीं ना हो रही, दिस इज न्यूरोपैथी, सर ठीक है। मुझे डायबिटीज में होता है न्यूरोपैथी। लेकिन इसमें भी हो सकती है न्यूरोपैथी की। एक वजह डायबिटीज है, एक वजह न्यूरोपैथी की ये भी हो सकती है, पोस्टरपैटिक न्यूरोलजिया इज अ न्यूरोपैथिक पेन, ठीक है। तो गाबापेंटिन, ओके सर। गाबापेंटिन स्पेलिंग करेक्ट कर लो, गाबापेंटिन, प्रीगाबालिन, एमिट्रिप्टालिन। अगर ड्रग और स्ट्रेस की बात करो तो जिनकी दर्द खत्म ना हो रही हो, फिर उन्हें क्या देते हैं? गाबापेंटिन। गाबापेंटिन। रॉस, आतिफ, जोया, सब लोगों को बात समझ आई? सर इनमें ग्लोक्सिडिन भी आती है? नहीं, ट्राइजेमिनोलजिया और चीज है जी ब्रो। सब लोगों को क्लियर हो गया?